नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पेपर जो कि 2021 में हुआ था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से सवाल आते ही आते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इन द इवेंट ऑफ रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग बाय द लेसी द लेजर डेबिट्स, यानी पट्टेदार द्वारा लघु कार्य की राशि को वसूल किए जाने की दशा में पट्टादाता जो डेबिट करता है वो किस खाते को करता है? तो सही जवाब है इसका रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट यानी अधिकार शुल्क संचिति खाता। ऑप्शन सी इसमें सही है। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल, यानी सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के बीच में जो होने वाला अंतर है उससे क्या कहते हैं? तो उसे अनकॉल्ड कैपिटल कहा जाता है। यानी कुछ कैपिटल सब्सक्राइब हो गई, कुछ कॉल्ड हो गई और जो डिफरेंस रह गया इन दोनों का वो हो गया अनकॉल्ड कैपिटल। अनअर्न्ड इनकम एक ऐसी इनकम जो कि अनार्जित है, अनार्जित आय को माना जाता है लाइबिलिटी यानी दायित्व। अभी आपने कोई सर्विस दी नहीं है और उसके बदले में आपने पैसे ले लिए हैं पहले ही, ये आपने जो पैसे पहले ही ले लिए हैं और ऐसी आय को लाइबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला नहीं है। तो देखिए जो ऑप्शन ए, सी और डी हैं ये तीनों के तीनों स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले माने जाते हैं, पर कहीं ना कहीं जो ऑप्शन नंबर बी है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला नहीं है माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम, यानी लॉ ऑफ डिमांड जो मांग का नियम है वो कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर भी वस्तु की कीमत तथा मांग के मध्य सदैव विपरीत संबंध होता है, यानी देयर इज ऑलवेज एन इनवर्स रिलेशनशिप होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं, इनवर्स रिलेशनशिप हमेशा होता है प्राइस और डिमांड के बीच में। और ये कौन कहता है? लॉ ऑफ डिमांड कहता है। In sinking fund for redemption of debenture account, the amount is transferred from every year from, तो यहाँ पर सही जवाब है सरप्लस अकाउंट, यानी ऋण पत्रों के लिए शोधन कोष खाते में प्रतिवर्ष राशि हस्तांतरित की जाती है अतिरेक खाते से यानी सरप्लस अकाउंट से। बैंक रेट इज द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक, यानी बैंक दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। तो बैंक रेट से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2-3 क्वेश्चन पिछली बार भी आए थे तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो बैंक रेट यानी बैंक दर वो दर है जिस पर वाणिज्य यानी कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं? उधार लेते हैं। किससे? भारतीय रिजर्व बैंक से। बिल ऑफ लेडिंग इज इशूड बाय, देखिए जहाजी बिल्टी जो निर्गत की जाती है वो कौन सी कंपनी द्वारा करी जाएगी? तो शिपिंग कंपनी द्वारा यानी जहाजी कंपनी द्वारा की जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म्ड बाय आरबीआई, आरबीआई परफॉर्म नहीं करता है। तो टू एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑन इंटरेस्ट फ्रॉम पब्लिक, यानी जनता से ब्याज पर जमा स्वीकार करना, ये वाला जो ऑप्शन है यानी ऑप्शन सी वाला जो ऑप्शन है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन नहीं है माय फ्रेंड्स। यानी इश्यू ऑफ करेंसी नोट्स एक रिजर्व बैंक ऑफ रिजर्व आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन है। क्रेडिट कंट्रोल मतलब साख नियंत्रण करना वो भी एक आरबीआई का फंक्शन है। और विदेशी विनिमय प्रबंध एवं नियंत्रण यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कंट्रोल फेमा जिसे एफईएमसी जिसे कहते हैं यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कंट्रोल जिसे कहते हैं वो भी कहीं ना कहीं आरबीआई का फंक्शन है। पर डिपॉजिट सीधे सीधे पब्लिक से जमा कर लेना ब्याज पे ये आरबीआई का फंक्शन नहीं होता है माय फ्रेंड्स। दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। अशोका लिमिटेड एक मशीन खरीदी थी टाटा एंड सन से 1.5 लाख रुपए में खरीदी थी, बताइए ये क्या है? तो देखिए एक इवेंट या नॉन फाइनेंशियल डाटा ये तो है नहीं, ये सब एक लेन देन है। भाई जब भी आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई एसेट का आप खरीद रहे हैं, किसी कंपनी से खरीद रहे हैं, कितने प्राइस का है वो भी प्राइस मेंशन है आपको, सब चीज़ जब मेंशन है तो एक तरीके से वो क्या है? एक लेन देन है, एक ट्रांजैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, इन ए कंपनी इंटरनल ऑडिटर जो अपॉइंट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए आंतरिक अंकेशक यानी इंटरनल ऑडिटर कंपनी में अपॉइंट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग रखते हैं और उसमें डिसाइड करते हैं कि इंटरनल ऑडिटर किसे रखना है, किसे नियुक्त करना है। रीअरेंज मैस्लोज हायरार्ची ऑफ नीड्स लॉजिकली, तो देखिए आपको ये 5
होती हैं नीड्स, मैस्लो के अकॉर्डिंग 5 नीड्स बताई थी। अब उसको आपको एक सिस्टमेटिक वे में आपको अरेंज करके बताना उन्हें। तो सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी शारीरिक आवश्यकताएं, उसके बाद आती है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं यानी सिक्योरिटी नीड्स, उसके बाद आती है सामाजिक आवश्यकताएं यानी सोशल नीड्स, उसके बाद आती हैं आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकता यानी एस्टीम नीड्स, और लास्ट में आती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स यानी आत्म उपलब्धि संबंधी आवश्यकताएं। ट्रांसफर ऑफ ए डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम जर्नल टू लेजर यानी डेबिट और जो क्रेडिट आइटम्स है उनको जब आप ट्रांसफ़र करते हैं जनरल बुक से लेजर बुक में, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऐसी प्रक्रिया को पोस्टिंग कहते हैं। तो एक आसान क्वेश्चंस भी बीच बीच में आपको डाल रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, लेजर इज ए बुक ऑफ। लेजर किस तरह की किताब है? लेजर एक जो खाता बही एक पुस्तक है फाइनल एंट्री की, तो लेजर इज ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री। आर और एस पार्टनर्स थे, प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3 में। टी ज्वाइन करता है फर्म को एज ए न्यू पार्टनर। आर गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर और एस 2/5 अपना शेयर देता है नए पार्टनर को। तो आपको न्यू PSR बताना है। तो इसका जो सही जवाब है 75, 36, 49। अगर नहीं होता है तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा न्यूमेरिकल्स के लिए। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है। लेजर इज एन अकाउंटिंग बुक इन विच ऑल द रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट्स खोले जाते हैं। तो लेजर एक ऐसी किताब है जहां पे आपको तीनों तरह के अकाउंट यानी रियल, पर्सनल और नॉमिनल यानी वास्तविक, व्यक्तिगत और नाम मात्र के खाते खोले जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकॉर्डिंग टू टेबल ए इज चार्ज एट। तो जो इंटरेस्ट होता है कॉल्स इन एरियर पर वो चार्ज किया जाता है टेबल ए में किस रेट पर? तो 5% इसका सही जवाब है माय फ्रेंड्स। अंडर कॉपीराइट एग्रीमेंट द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ यानी कॉपीराइट अनुबंध के अंतर्गत अधिकार शुल्क की राशि की गणना की जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, नंबर ऑफ बुक्स पब्लिश्ड, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ बुक्स पब्लिश्ड या टोटल सेल्स प्राइस ऑफ द बुक सोल्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है यानी विक्रय की गई पुस्तकों के कुल विक्रय मूल्य पर, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। कॉपीराइट एग्रीमेंट में अमाउंट ऑफ रॉयल्टी जो दी जाती है वो इसी आधार पर दी जाती है कि जो टोटल सेल प्राइस है बुक सोल्ड का, यानी जितनी किताबें बिकी है उसका टोटल सेल प्राइस कितना था उसके आधार पर रॉयल्टी तय की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मिनिमम रेंट इज ऑल्सो नोन एज, मिनिमम रेंट को डेड रेंट भी बोलते हैं, फिक्स्ड रेंट भी बोला जाता है और फ्लैट रेंट भी बोला जाता है, यानी तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल आपके सही हैं। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। देखिए जब आप स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगाते हैं तो एक उदाहरण है आयगत व्यय का, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिल्कुल इसमें सही ऑप्शन है। जब आप ह्रास लगा रहे हैं और ह्रास किस पे लगता है? फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, आपको पता है। तो एक तरीके से ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल? क्योंकि देखिए फिक्स्ड एसेट्स एक बार खरीदे जाते हैं और ये आप देख सकते हैं कि जब खरीद लेते हैं आप कोई भी फिक्स एसेट्स तो उस पर थोड़ा हर साल क्या लगता है? डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तो ये एक आयगत व्यय का एग्जाम्पल हो जाता है। एवरी वाउचर शुड बी साइंड बाय, तो और जो बेनिफिट है वो उसका हर साल मिलता है आपको, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक है। एवरी वाउचर शुड बी साइंड बाय, देखिए हर एक वाउचर जो है साइन किया जाता है किसके द्वारा? एक रिस्पॉन्सिबल अधिकारी होता है और यानी उत्तरदायी अधिकारी, उसके साइन करवाए जाते हैं हर एक वाउचर पर, और वो जिम्मेदार होगा अगर कुछ भी गलत वाउचर में लिखा जा रहा है, कुछ भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग बिगन्स वेयर। देखिए अंकेक्षण वहाँ शुरू होता है जहाँ पे अकाउंटिंग खत्म हो जाती है, यानी लेखांकन का खत्म होना ऑडिटिंग के शुरू होने की शुरुआत है। यानी अंकेक्षण प्रारंभ हो रहा है जहाँ पर लेखांकन समाप्त हो चुका है। इन केस ऑफ सब लीज रॉयल्टी अर्न बाय द लेजर इज क्रेडिटेड टू। देखिए उपपट्टे की दशा में पट्टा दाता द्वारा अर्जित अधिकार शुल्क क्रेडिट किया जाता है रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट यानी प्राप्य अधिकार शुल्क खाते में। तो सही जवाब है रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। अ रिसिप्ट इशूड बाय कॉमोडिटी ऑफिसर ऑफ द शिप व्हेन द कार्गो इज लोडेड ऑन द शिप इज नोन एज। तो देखिए जब जहाज में माल लाद दिया गया, अब जहाज के जो समावेशक है अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं? एक रसीद देते हैं और रसीद
देते हैं उस रसीद को क्या कहते हैं, तो उसे मेट रिसिप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट रिसिप्ट। अ कंपनी हैज स्पेंट ₹20,000 ऑन पेंटिंग ऑफ इट्स बिल्डिंग, यानी कंपनी ने 20,000 रुपये अपने भवन की रंगाई पर खर्च कर दिए। अब बताइए ये किस तरीके का खर्चा है? ये भी एक आपका कैसा खर्चा है? एक रेवेन्यू खर्चा है, यानी आपने एक बार खर्च किए है ना, ये कंपनी ने स्पेंड किए 20,000 रुपये बिल्डिंग के पेंटिंग पे, है ना, पर कहीं ना कहीं वो आपको रेवेन्यू जनरेट करने में ही हेल्प करेगा। तो आपका सही ऑप्शन है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अंडर क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ क्रेडिट कंट्रोल फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट इंक्लूडेड। तो देखिए साख नियंत्रण की परिमाणात्मक तकनीकों में निम्नलिखित तकनीक को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट, यानी साख की सीमा का निर्धारण, राशनिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट जो है वो इंक्लूड नहीं होती है क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक में। जबकि ओपन मार्केट ऑपरेशन, वेरिएबल सीआरआर और बैंक रेट पॉलिसी, ये तीनों का तीनों ऑप्शन जो हैं वो कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होते हैं क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक में। क्वांटिटिव टेक्निक्स के अंदर एक टेक्निक होती है क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक, और उसमें ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी खुले बाजार की कार्यवाही, परिवर्तनशील नकद कोष अनुपात और बैंक दर नीति, ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं। पर रैशनिंग ऑफ क्रेडिट लिमिट इंक्लूड शामिल नहीं होता है, यानी साख की सीमा का निर्धारण शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है, it is given an adjustment that during the accounting year the trader distributed goods worth ₹5,000 as free sample के रूप में बांट दे रहा है एक व्यापारी, है ना। अब आप जानते हैं कि भैया देखो मैगी, कोई नई कंपनी आई मैगी बनाने वाली, तो वो क्या करती है? सैंपल बांट देती है ताकि लोग उसे खाएं, खाकर टेस्ट करें, देखें वो पहले वाली जो मैगी थी उससे या अदर कंपनी की जो मैगी आ रही है उसमें उससे कितनी अच्छी है, तो लोगों को पता करें। तो एक तरीके से ये आप प्रमोशन कर रहा है ना, वो ये अपना प्रोडक्ट लोगों को फ्री दे रहा है ताकि लोग उस चीज़ के आदी हो। देखो जियो आया था शुरू में, जियो ने क्या किया, भैया फ्री में डाटा आप लोगों को दिया, आप लोगों को उस चीज़ का आदी बनाया, और उसके बाद अब आप लोग रिचार्ज कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा हो रहा है। तो वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ये कहाँ पे दिखाया जाएगा? तो यहाँ पे ये चीज़ पूछी गई, तो आप इसको ट्रेडिंग में भी दिखाएंगे, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाएंगे। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों जगह इसका एडजस्टमेंट किया जाएगा माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द प्रोसेस दैट एंटेल्स अ प्रॉपर एंड रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनल चेक, यानी वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी संगठन के कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन उचित एवं विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है वो कहलाती है कैसी प्रक्रिया? इंटरनल चेक, यानी आंतरिक रोकथाम कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? आंतरिक रोकथाम, यानी एक ऐसी प्रक्रिया, आंतरिक रोकथाम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संगठन के कर्मचारी के मध्य, यानी जो एम्प्लॉइज हैं उन्हीं के बीच में कार्य डिवाइड कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अच्छे और विवेकपूर्ण तरीके से कि लो भैया अब क्या करो, आप देखो चेक करो। तो इंटरनल चेक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? इंटरनल चेक। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है किसके द्वारा? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, देखो जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्लानिंग वगैरह काम कौन करता है? ऊपर बैठे हुए, यानी जो उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं वो लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इसका सही आंसर है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी कैपिटल प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज शेयर्ड अमंग पार्टनर्स इन किस रेशियो में? तो ये कैपिटल इक्वल रेशियो में। कैपिटल रेशियो होगा क्या? नहीं, कैपिटल रेशियो नहीं है, इसका सही जवाब है इक्वल रेशियो। तो माय फ्रेंड्स इसका सही जवाब आपका इक्वल यानी समान अनुपात में, इसका सही जवाब हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव कॉन्ट्रा एंट्रीज? बताइए इनमें कॉन्ट्रा एंट्रीज किधर देखने को मिलेंगी? तो 3 कॉलम जो कैश बुक बनती है वहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्रीज देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स? तो प्रॉफिट प्रीरियर टू इनकॉर्पोरेशन, यानी निम्न में से किसका प्रयोग पूर्वाधिकार अंशों के शोधन हेतु नहीं किया जा सकता है? यानी आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? क्यों नहीं, कब नहीं प्रयोग कर सकते? तो प्रॉफिट पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन, यानी समामेलन से पूर्व का जो लाभ होता है, ठीक है, उसके लिए आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम नहीं कर सकते हैं।
अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ सिनेमा हॉल। अब आप सिनेमा हॉल की सीट बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जब आप सिनेमा हॉल की सीट बढ़ाएंगे तो एक तरीके से कैसा खर्चा है, ये कैपिटल खर्चा है। कैसा खर्चा है? कैपिटल खर्चा है। और जब ये कैपिटल खर्चा करेंगे तो एक बार वन टाइम खर्चा हो गया ये, ठीक है। और इससे आप क्या है कि भैया एक बार कैपिटल खर्चा कर दिया, सीटें आपने बढ़ा दी, इस पे अमाउंट स्पेंड कर दिया सीटों को बढ़ाने में, कैपिट है ना, और वो आपको अब ला के देगा रेवेन्यू। तो कैपिटल पूंजीगत खर्चा है, इसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगता ही लगता है। कैपिटल खर्चे कैसे खर्चे होते हैं? जिसमें पैसा बहुत लगता है, ठीक है। और ये हर साल नहीं होते, ये एक बार वन टाइम में होते हैं, ठीक है। और जो रेवेन्यू खर्चे होते हैं वो हर साल होते हैं, तो ये आप मान के चलो। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013, द अमाउंट ऑफ मिनिमम एप्लीकेशन मनी टू अप्लाई फॉर शेयर्स शुड बी एटलीस्ट 25% होना चाहिए ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो 25% यानी 25% वाला जो है वो इसका सही जवाब है, 5-10 नहीं है, इसमें सही जवाब है 25%। यानी कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अंशों के आवेदन के लिए न्यूनतम आवेदन राशि है अंशों के अंकित मूल्य का 25%। रिपेयर्स ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज इज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट, इट इज़ एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो यानी सेकेंड हैंड मशीन खरीद के तो लाया और उस पर रिपेयरिंग करी, पर आपने इसको कहाँ डेबिट कर दिया? रिपेयर खाते में डेबिट कर दिया। और ये एक ऐसा एरर माना गया है जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है। यानी एक खाते, किसी गलत खाते में आप जब डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं और जहाँ नहीं होना चाहिए था वहाँ पे आप कर देते हैं, तो ऐसे में प्रिंसिपल वाला खाता होता है, ठीक है। तो मतलब एसेट अकाउंट डेबिट होना था, आपने कर दिया रिपेयर का खाता डेबिट। तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल का एग्जाम्पल होता है। डिसीजन मेकिंग इज ए, डिसीजन मेकिंग क्या है? एक प्रोसेस है भाई, कोई फंक्शन ऑब्जेक्टिव या पॉलिसी नहीं है। डिसीजन मेकिंग क्या, एक प्रक्रिया होती है ना। उस प्रक्रिया के तहत कोई निर्णय पर पहुंचा जा सकता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चला जाता है और उसके बाद एक प्रोसेस के तहत आप डिसीजन ले पाते हैं। अगर आप अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं या मिडिल के अधिकारी, कैसे भी अधिकारी हैं, और तो आप क्या है, एक फॉलो करेंगे, एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेम द ऑडिट दैट इज जनरली कंडक्टेड बिटवीन टू एनुअल ऑडिट्स, यानी दो एनुअल ऑडिट के बीच में होने वाला जो अंकेशक है, अंकेषण है, वो कौन सा है? वो इंट्रीम है। यानी इंट्रीम मतलब ऐसा ऑडिट जो कि उस अंकेषण को कहते हैं जो प्राय 2 वार्षिक अंकेषणों के मध्य किया जाता है। यानी 2 वर्ष के जो अंकेषण हुए हैं उनके जो बीच में हुआ है अंकेषण, वो है इंटरिम ऑडिट। विच आर द वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। तो देखिए, द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स वो ट्रांसफ़र होता है जनरल रिजर्व अकाउंट में, तो ये गलत है। जबकि फॉरफिटेड शेयर्स जो है वो रीशू किए जा सकते हैं, बिल्कुल आप रीशू कर सकते हैं। 14 दिन का नोटिस जारी करना पड़ता है शेयर होल्डर को जब आप उनके शेयर्स फॉरफिट करते हैं। और तीसरा है प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स कैन बी यूज़ किए जा सकते हैं प्रिलिमिनरी खर्चे के लिए। तो जो भी प्रीमियम होता है इशू ऑफ शेयर्स का, वो आप किस पे यूज़ कर सकते हैं? आप प्रिलिमिनरी खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाय होम द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट वॉज गिवन, तो मैनेजमेंट एक आर्ट है, कला है, ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं, देन सीइंग व्हाट देन दैट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, और जो भी आपने जो करना चाहते थे वो आपने कर दिया है, वो अच्छे से किया है और सस्ते तरीके से किया है, ठीक है, एक सुलभ तरीके से किया है और सर्वोत्तम तरीके से किया है। ये डेफिनेशन किसकी है? FW टेलर साहब ने डेफिनेशन दी थी। आफ्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का जब आप एडमिशन करते हैं, द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर मस्ट बी, किस रेशियो में होनी चाहिए? म्यूचुअली एग्रीड रेशियो में होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज रिलेवेंट वाउचर वाइल वाउचिंग कैश सेल्स बुक, तो ये क्या है, किसको आप कंसिडर नहीं करेंगे एक रिलेवेंट वाउचर के रूप में? जब आप वाउच करेंगे क्या? कैश सेल को वाउच करेंगे, तो सेल्स बुक का यहाँ कोई काम नहीं। नकद बिक्री का प्रमाणन करते समय निम्न में से किसे किससे संबंधित प्रमाणक नहीं माना जाएगा? तो यहाँ पे सेल्स बुक का नहीं है। जबकि कैश मेमो को देखेंगे आप, उसकी कॉपी देखेंगे कैश मेमो की, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सेल्समैन यानी विक्रेता की संक्षिप्ति देखेंगे और कैशियर्स की समरी देखेंगे।
तो ये सब आप देखते हैं। द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन किस पे है, डुअल एस्पेक्ट यानी डेबिट क्रेडिट वाले फॉर्मूले पर चलती है अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग, यानी एक खाता डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होता है, तो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे है। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो सहयोग अभिप्रेरणा, तो यहाँ पे सही जवाब है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। मोटिवेशन जो है वो एलिमेंट नहीं है कोऑर्डिनेशन का, जबकि कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये सारे के सारे जो है वो एलिमेंट्स होते हैं कोऑर्डिनेशन के यानी समन्वय के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन, तो कन्वेंशन ऑफ एक्रूअल अकाउंटिंग, कोई अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है, जबकि ये आपका फुल डिस्क्लोजर हो गई, कंजर्वेटिज्म हो गई, कंसिस्टेंसी हो गई, ये सारी की सारी क्या है, कन्वेंशंस है। जबकि एक्रूअल वाला जो है वो आपका एक कंसेप्ट हो सकता है या प्रिंसिपल कह सकते हैं, पर कन्वेंशन जो होती है वो फुल डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म और कंसिस्टेंसी ही मानी जाती है।